जोहार, मैं योगेश। मेरे हाथ में दो किताबें हैं। एक किताब मर्डर बाय ट्री और दूसरी किताब है जंगल मिस्ट्रीज। जंगल और पेड़ कितने इम्पोर्टेंट हैं, तो उस विचारधारा से स्टार्ट करते हुए मैंने ये लिखना चालू किया। कैसे विचार आया, प्रेरणा कहाँ से आई कि किताब लिखनी चाहिए? क्योंकि आज के युवा किताब से दूर भागते हैं। किताब लिखना तो बहुत दूर की बात है, किताब पढ़ना उनके लिए बहुत भारी होता है। अप्रोच तो रखनी पड़ती है क्योंकि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट ये दोनों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां उनको जब पेड़ काटने होते हैं, जब उनको जंगल काटना होता है, तो वो किस प्रकार की चीज़ें करते हैं? बस मेरा एक पर्सनल ये था कि क्योंकि फॉरेस्ट्री क्लियरेंस है ना, कि जो जंगल को नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए डाइवर्शन कराना है अपने। वनों से प्रेम है। जिस व्यक्ति को बचपन से ही पेड़ों से लगाव है, उस व्यक्ति को वो काम मिल गया कि भाई आपको पेड़ काटने हैं। दो पहलू होते हैं, है ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइफ का भी शायद ऐसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव। सर, अब हम बातचीत कर लेते हैं मर्डर बाय ट्री, जिस किताब को आपने अभी लिखा है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल इंश्योर करनी चाहिए, ये मेरा पर्सनल। कब लगा आपको कि पेड़ों के लिए ही समर्पित होना है, वन के लिए ही सब कुछ करना है? वन विभाग की अगर आप ग्राउंड रिपोर्टिंग देखना चाहें तो ये जंगल मिस्ट्रीज देखें। एक प्रकार से वन अमला कैसे काम करता है, कैसे चीज़ों को मैनेज करता है, क्या क्या समस्याओं से जूझता है। देखिए, मैं जो वीडियो देख रहा हूँ उनको बोलूँगा कि ये मर्डर बाय ट्री किताब जो है एक बार ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही खूबसूरत सलीके से ये बताया गया है कि एक अधिकारी और एक नेता प्रदेश में कैसे करप्शन करते हैं। मतलब मैं बस्तर तो घूमा हूँ, बस्तर गया भी हूँ, लेकिन चर्रे मर्रे का जंगल का नाम मैंने हकीकत में नहीं सुना था। इस किताब को पढ़ने के बाद चर्रे मर्रे जंगल का मैंने नाम सुना है। हर एक चीज़ में अगर आप किताबों में देखेंगे तो इमोशन है, चाहे वो एनिमल्स का हो, चाहे वो ह्यूमंस का हो, चाहे वो पेड़ों का। जोहार, मैं योगेश। मेरे हाथ में दो किताबें हैं। एक किताब मर्डर बाय ट्री और दूसरी किताब है जंगल मिस्ट्रीज। और दोनों के जो लेखक हैं वो अनिमेष गोवर्धन जी हैं, जो फॉरेस्ट विभाग, वन विभाग में अधिकारी हैं। नमस्कार। और आज हम अनिमेष गोवर्धन जी से बातचीत करेंगे। पहले मैं अनिमेष गोवर्धन जी के बारे में बता देता हूं। जब हम जो किताब के लेखक हैं उनसे बातचीत करें तो उसके बारे में बताना जरूरी है। अनिमेष गोवर्धन जी रायपुर के रहने वाले हैं। और अनिमेष गोवर्धन जी, सबसे बड़ी बात कि अनिमेष गोवर्धन जी छत्तीसगढ़िया आदमी हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। और छत्तीसगढ़िया आदमी होते हुए उन्होंने अंग्रेजी में किताब लिखी है। और ये इंटरव्यू करने का मकसद इसलिए है क्योंकि हम लगातार छत्तीसगढ़ में जल जंगल ज़मीन की खबरें, ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाते हैं। और अनिमेष जी को भी जल जंगल ज़मीन से बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है, इसीलिए उन्होंने ये दोनों किताब लिखी है। और इस किताब को लेकर हम अनिमेष गोवर्धन जी से बातचीत करेंगे, जीवन को लेकर बातचीत करेंगे। आखिर कब से उन्होंने ये सिलसिला जारी रखा, कब से शुरुआत हुई, क्या कुछ कहानी है, किताब कैसे लिखी गई, सारी चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद योगेश साहब। सर, चलते चलते बातचीत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अनिमेष जी, ये किताब मैंने पढ़ी है मर्डर बाय ट्री। जंगल मिस्ट्री तो पढ़ नहीं पाई है, आने वाले टाइम में ये भी पढ़ लेंगे। लेकिन जब आपने किताब लिखी, तो किताब से ही शुरुआत हम कर लेते हैं। कैसे विचार आया, प्रेरणा कहाँ से आई कि किताब लिखनी चाहिए? क्योंकि आज के युवा किताब से दूर भागते हैं। किताब लिखना तो बहुत दूर की बात है, किताब पढ़ना उनके लिए बहुत भारी होता है। जैसा कि मतलब मेरा बैकग्राउंड फॉरेस्ट से है ना, मेरी पूरी नौकरी और हमारा जितना सब कुछ लेखा जोखा एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू फॉरेस्ट, है ना, जल जंगल ज़मीन इसी से है। तो मेरे को ये लगा, दिल से बड़ा ये लगा कि भाई फॉरेस्ट की कंजर्वेशन पे तो बहुत सारा मटेरियल है। मतलब आप टेक्निकल देखोगे, सब देखोगे, बट एक लिटरेरी सेंस में ऐसे तरीके से जो रीडर्स को एक आकर्षित कर सके, जो उन्हें अपनी तरफ खींच सके, जो बता सके कि भाई जंगल और पेड़ कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो उस विचारधारा से स्टार्ट करते हुए मैंने ये लिखना चालू किया। और मेरा पूरा फोकस कंजर्वेशन एथिक्स पे ही रहा है कि कैसे जंगल और अपने वाइल्ड लाइफ, इसकी सेफ्टी, इसकी सिक्योरिटी, इसका बचाव। किताब पर तो लंबी बातचीत करनी है क्योंकि किताब मैंने पढ़ा है, लेकिन पहले जीवन पर बातचीत करते हैं। अनिमेष जी, आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं रायपुर का ही रहने वाला हूँ। और बिल्कुल मेरा जो चंदेरी गांव है वहाँ से हम पुराना वास्ता रखते हैं, सिमगा के पास है। चंदेरी सिमगा के पास।
हाँ हाँ हाँ, वहाँ के हम बहुत पुराने वहीं से जुड़े हुए हैं। ऐसा। गोवर्धन फैमिली हमारी बहुत बड़ी है। ओरिजिनली हम खेती बाड़ी वाले लोग हैं, हाँ, अब जंगल की तरफ आ गए पेड़ों की सेवा करने के लिए। मतलब खेती बाड़ी से अब जंगल पहुंच गए हैं। खेती से भी नाता है। पर हाँ, मतलब पेड़ों की सेवा और वाइल्ड लाइफ का उनका देखभाल वही हमारा कर्तव्य है। शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई आपकी, कैसे हुई? और मेरी मोस्टली अलग अलग जगह से हुई, भिलाई से हुई, रायपुर से हुई, और मेरा कॉलेज जो था दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। तो क्योंकि मेरे फादर साहब खुद वो फॉरेस्ट सर्विस में रहे हैं, तो शुरुआत बचपन से ही हमारा फॉरेस्ट से जुड़ाव रहा, और अलग अलग गाँवों में कवर्धा, अलग अलग जगह हम सब जगह रहे हैं। वनों से प्रेम बचपन से है, बचपन से पेड़ों से प्रेम बचपन से। प्रेम बचपन से, वो मतलब समझ लीजिए वो पहला घर है। जंगल ही अपना पहला घर। अब धीरे धीरे जंगल कटते जा रहे हैं, तो दुख इस बात का होता है। बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और कहीं ना कहीं उसी पीड़ा का जो दर्द है, वो जो दर्द है वही मेरे किताबों में भी झलकता है। अगर हमने किताब पढ़ी है, उस किताब में बखूबी उसमें दिखाया गया है। कब लगा आपको कि पेड़ों के लिए ही समर्पित होना है, वन के लिए ही सब कुछ करना है? देखिए, मैं फॉरेस्ट सर्विस में आने से पहले कोल इंडिया लिमिटेड में था। कोल इंडिया लिमिटेड। लगभग 3.5 साल मैंने SCCL में अपनी सेवाएं दी, और वहाँ नौकरी अच्छी है, बहुत चलते अच्छी चलते बात कर रहे हैं। बट वहाँ जो मेरा प्राइम जो वर्क प्रोफाइल था वो था कि फॉरेस्ट्री क्लियरेंस ला के देना। तो मेरा मतलब पेड़ों से मेरा प्रेम होते हुए भी जंगल को मतलब उसका डाइवर्शन करते हुए नॉन फॉरेस्ट्री यूज़ के लिए उसका वो करना, मतलब ये कितना कितना गंभीर विषय हाँ, है। हाँ। तो वो मेरे को उस समय लगा नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तो मैं वहाँ से रिज़ाइन किया कोल इंडिया लिमिटेड से, और फिर मैंने अपनी तैयारी फॉरेस्ट सर्विस के लिए की। उस समय फॉर्चुनेटली इसका CGPSC द्वारा एडवर्टाइजमेंट भी आई थी, तो मैंने तैयारी की और फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन है। फॉरेस्ट क्लियरेंस का दर्शकों को मतलब समझाना बहुत ज़रूरी है। फॉरेस्ट क्लियरेंस का मतलब सर जो वो कह रहे हैं कि जो जंगल को काटने का परमिशन लेके आते हैं, यदि कोई जंगल काटना भी नहीं है उसे, तो उसके लिए परमिशन लेके आने का काम आपका था। कि मतलब जिस व्यक्ति को वनों से प्रेम है, जिस व्यक्ति को बचपन से ही पेड़ों से लगाव है, उस व्यक्ति को वो काम मिल गया कि भाई आपको पेड़ काटने हैं और आपको जंगल काटने के लिए परमिशन लेके आना है। तो वही उसी के, क्योंकि वो नहीं हो पाया तो मैं रिज़ाइन किया। मतलब आप जब वो काम कर रहे थे, कितनी पीड़ा हो रही थी, कितना दुख हो रहा था, क्या चीज़ें आपके मन में गुजर रही थी उस समय? सबसे मेरा तो यही है कि मतलब एक विरोधाभास आप बोल सकते हैं कि भाई जिस चीज़ से आपको प्रेम है बिल्कुल उसका अपोजिट आपको कार्य करना पड़े, क्योंकि वो लीगल प्रोसेस है। जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है वो भी एक ज़रूरी है विषय, ऐसा नहीं है, क्योंकि बिना फॉरेस्ट क्लियरेंस के, बिना माइनिंग के जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकता, वो भी सच है। बट एक बैलेंस बरकरार रखना है ना, बैलेंस को मेंटेन करना ये बड़ा ज़रूरी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि मुझे अपना जो जॉब प्रोफाइल है उसको शिफ्ट करना चाहिए, कि जो मेरा पेड़ और जो जंगल के प्रति प्रेम है उसी की तरफ मुझे अपना ध्यान देना चाहिए। सर जब बात कर रहे हैं तो इस पे और मेरे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको जब पेड़ काटने होते हैं, जब उनको जंगल काटना होता है, तो किस प्रकार की चीज़ें करते हैं? क्योंकि मैंने जब ग्राउंड रिपोर्टिंग किया तो मैंने देखा है कि कैसे आदिवासियों को या वहाँ की जनजातियों को दरकिनार करके या उन्हें गिरफ्तार करके पेड़ों को या जंगलों को काट दिया जाता है। आपने क्या कुछ देखा है, क्योंकि आप उस जगह में काम किए हैं? मैं कोल इंडिया लिमिटेड में था। कोल इंडिया लिमिटेड क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही अपनी महारत्न कंपनी है, तो उस समय जितने भी उसके कार्य होते थे वो बिल्कुल लीगल टर्म्स में सही थे, मतलब ऐसा वो नहीं है। उस समय इस टाइप की चीज़ें नहीं होती थी। और क्योंकि महारत्न कंपनी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होने के नाते जो नियम हैं, जो कायदे कानून हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस है, उसका पालन करना तो और बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। पालन सब चीज़ का होता था, बस मेरा एक पर्सनल ये था कि क्योंकि फॉरेस्ट्री क्लियरेंस है ना, कि जो जंगल को नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए डाइवर्शन कराना है अपने को, ये हमारा कर्तव्य था उस समय। भाई जो आपको जॉब प्रोफाइल है उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। वो मेरे से पर्सनल लेवल पे नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरे को पेड़ों से, है ना, जंगल से, जैसा मैंने कहा वाइल्ड लाइफ से मुझे बड़ा लगाव रहा है बचपन से।
सर वो तो उस वक्त की बात हो गई। आज के समय में जब आप देखते हैं तो आपका स्वयं का विचार मैं जानना चाह रहा हूँ। जब आप चीज़ें देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? किस टाइप की चीज़ें आपके मन में लगती हैं? तो प्रेम है आपको जंगल से, वनों से, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। बिल्कुल प्रेम ज़रूर है, बट क्योंकि हम फॉरेस्ट सर्विस में हैं तो एक प्रैग्मेटिक अप्रोच तो रखनी पड़ती है, क्योंकि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट ये दोनों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ जैसे कि अगर आप देखेंगे मेरे भारत में एक ऑक्सीजोन की किताब है, जो अगर आप रायपुर में अगर आप कलेक्ट्रेट के बिल्कुल समीप देखेंगे, ऑक्सीजोन सिटी फॉरेस्ट डेवलप किया है ना। तो जैसे मैं की बात कर रहा था कि जंगल तो काटने पड़ेंगे आपको, अगर आपको डेवलपमेंट करना है, आपको माइंस बनानी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, तो कहीं ना कहीं लीगल टर्म्स में फॉरेस्ट का तो क्लियरेंस आपको करना पड़ेगा, बट वैकल्पिक व्यवस्था उसकी करनी बहुत ज़रूरी है। तो इसका प्राइम उदाहरण ये ऑक्सीजन है। ये एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ कंक्रीट के जंगल को पूरा तोड़कर वृक्षारोपण किया गया वृहद स्तर पर। कंक्रीट की जंगल को तोड़कर ये कहा जा रहा, तो ये समझिए कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, हाँ, उन बिल्डिंगों को तोड़कर वहाँ जंगल बनाया गया। जंगल बनाया गया, और वो भी प्राइम लैंड, कलेक्ट्रेट के समीप है। तो आप सोचिए उस लैंड की वैल्यू क्या रही होगी। उसके बाद भी जब जो प्रशासन रहा है उसने इसका मतलब कितना, आप सोचिए कितना बारीकी से अध्ययन करके इस चीज़ पे ध्यान दिया होगा कि नहीं, यहाँ पे शहरवासियों को पोल्यूशन से थोड़ी राहत देने के लिए, थोड़ा उनको मतलब कहते हैं ना ग्रीन लंग्स फॉर दी सिटी, उसको डेवलप करने के लिए मतलब बिल्डिंगों को तोड़कर वृक्षारोपण किया गया। मतलब ये बात रायपुर के 99% लोगों को नहीं पता होगी कि बड़ी बिल्डिंगों को तोड़कर वहाँ ऑक्सीजन बनाया गया है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बड़ी बिल्डिंगों को तोड़कर वहाँ ऑक्सीजन बनाया गया है, और ये देश का पहला उदाहरण, ये हम ऐसा कह सकते हैं। हमेशा हर जगह ये देखा जाता है कि जंगलों को काट कर वहाँ शहर बसाए जाते हैं, लेकिन रायपुर में एक ऐसा जगह है जहाँ इमारतों को, बड़ी बड़ी इमारतों को तोड़कर वहाँ जंगल बसाया गया है। तो जैसे कि आपने कहा कि जंगल कट रहे हैं, ठीक है, बट सरकार कहीं ना कहीं कोशिश भी कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पॉजिटिव कदम भी लें। ये उनमें से एक है। अब जैसे कैंपा एक होता है, कंपनसेटरी या फॉरेस्ट फंड होता है, तो उसके तहत भी वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किए जाते हैं। तो वन विभाग हर साल बड़े स्तर पर वन पौधे रोपण करता है। आप जैसे कि अभी पूरे गार्डन में देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी देखिए बढ़िया पेड़ है, छाव है ना। इसी टाइप का कुछ ना कुछ डेवलप करना है जो जनता के लिए बड़ा मतलब उपयोगी हो, जो पॉजिटिव हो, पर्यावरण के लिए। पर्यावरण भी देखिए, पर्यावरण और जंगल है ना, ये इंसानों से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो मतलब हर चीज़ जनमानस के लिए, जो आम जन है उनके फ़ायदे के लिए ये चीज़ें होना बहुत आवश्यक है। एनी एफर्ट, और मैं समझता हूँ किसी भी सरकार का यही मतलब उद्देश्य या उनकी विचारधारा भी यही रहती है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल। सर अब हम बातचीत कर लेते हैं मर्डर बाय ट्री, जिस किताब को आपने अभी लिखा है। सबसे पहली बात बता दिया जाए कि ये किताब लेटेस्ट किताब है सर की, और सर ने अभी ही इसको प्रकाशित किया। सर इसका प्रकाशन कब हुआ सर? लॉन्चिंग कब हुई? 13 मार्च को, अभी मतलब हाल फिलहाल में ही, मतलब मई में अभी वीडियोस कर रहे हैं, तो ये जो है अप्रैल मार्च में ये जो है प्रकाशित हुई है। 23 मार्च को ये प्रकाशित हुई है। सर अब ये किताब के बारे में हम बातचीत करते हैं। मर्डर बाय ट्री नाम ही एकदम आकर्षित करने वाली है किताब की। मतलब कोई भी यदि इस किताब का नाम देखेगा तो उसको लगेगा कि बहुत क्या किताब है, हर किसी को पढ़ने की इच्छा होगी। मैंने इस किताब को पढ़ा। आपने इस किताब पे एक किरदार चुना, किरदार लंबे समय तक किरदार आगे बढ़ता है कहानी के साथ में। उस किरदार का जो आपने नाम चुना और उसके बाद कहानियाँ जो रही, इसमें सारी कहानियाँ और सारे नाम काल्पनिक हैं या फिर सच्ची घटना पर आधारित है? क्योंकि ये किताब लिटरेरी सेंस में लिखी गई है तो काल्पनिक ज़रूर है, बट हाँ, इट हैज़ बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इंसिडेंट्स एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो ये बिल्कुल सच है। मतलब ये इसका फाउंडेशन जो किताब का है वो रियल है बिल्कुल। ओके सर, इसमें इस किताब में बस्तर के जंगल का जिक्र किया गया है। छत्तीसगढ़ में बहुत से जंगल हैं। छत्तीसगढ़ में हम छत्तीसगढ़ के ऊपर हिस्से में जाते हैं, सरगुजा संभाग में ऊपर हिस्से में, तो वहाँ भी पूरे जंगल हैं। नीचे हिस्से में जाते हैं पूरे जंगल हैं, पहाड़ हैं।
लेकिन आपने बस्तर के चर्रे मर्रे जंगल को चुना जी इस कहानी के लिए। जी। ऐसा क्या मन में लगा कि चर्रे मर्रे के जंगल की ही जिक्र इस कहानी में करनी चाहिए, क्योंकि शुरू से लेके अंतिम तक चर्रे मर्रे के जंगल की ही जिक्र है इसमें। देखिए मैं मतलब क्योंकि मैं जंगल से बड़ा प्रेम करता हूँ, तो साइकिलिंग, ट्रैकिंग इन सब का मैं मतलब बड़ा शौकीन हूँ। तो मैं चर्रे मर्रे में भी साइकिलिंग करते करते वहाँ के वाटरफॉल, वहाँ के जंगल का मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया, और उसी को देख के मुझे लगा कि मेरी किताब का जो बेसिस है ये जंगल से रिलेटेड होना चाहिए। चर्रे मर्रे का जंगल का ख्याल और उसी टाइम आपको, चर्रे मर्रे नाम भी बड़ा मतलब अट्रैक्टिव नाम है, अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव है। एकदम कैच करता है। मतलब मैं बस्तर तो घूमा हूँ, बस्तर गया भी हूँ, लेकिन चर्रे मर्रे का जंगल का नाम मैंने हकीकत में नहीं सुना था। इस किताब को पढ़ने के बाद चर्रे मर्रे जंगल का मैंने नाम सुना है। बस्तर में तो आप बहुत पूरा अंदर अंदर तक जा हाँ, चुके हैं, मैं करके, और गया हूँ। आप ये भी बहुत फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट के जो मुद्दे हैं वो बड़े गंभीरता से उठाते रहते हैं। कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए हम काम करें, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए काम करें, छत्तीसगढ़ के जनजातीय लोगों के लिए काम करें, ताकि जो उनकी पीड़ा है जिम्मेदार लोगों तक, सरकार तक पहुंचा सकें। इसलिए, और इस इंटरव्यू का उद्देश्य भी यही है कि जिस व्यक्ति को वनों से और पेड़ों से इतना प्रेम है, पर्यावरण से इतना प्रेम है, उस आदमी का इंटरव्यू, उस इंसान का इंटरव्यू जरूर हम अपने चैनल में करेंगे। सर, इसमें चर्रे मर्रे का जंगल का जिक्र है, उसके बाद कई सारी कहानियाँ हैं। आप एक खुद ही सरकारी अफसर हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उसके बाद आपने इस किताब में बड़े ही साहसी के साथ, बड़े ही साहस के साथ और बड़े ही ताकत के साथ आपने इसमें भ्रष्टाचार का जिक्र कर दिया है, और आपने उसमें दिखाया है कि एक जो डीएफओ होता है वो किस तरीके से कटाई करा देता है जंगल। मतलब कभी इस बात का डर नहीं लगा आपको? अब डर डर सर्विस में जो है एक हमेशा दो पहलू होते हैं, है ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। लाइफ का भी शायद ऐसे ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो किसी भी सर्विस में या किसी भी जगह कोई नेगेटिव चीज़ें होती हैं तो, और पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। जैसे पॉजिटिव चीज़ों की अब तक हमने बात कर ली है। अब ये एक एस्पेक्ट है, करप्शन कहीं ना कहीं एक पार्ट तो है सिस्टम का, जो कि हमें मतलब इसको कैसे ये एक आम जन या फिर वाइल्ड लाइफ या फिर फॉरेस्ट के लिए एक डेट्रीमेंट का साबित होता है। तो हमारा कर्तव्य यही बनता है कि कैसे इसको जड़ से ख़त्म किया जाए, कैसे इसके प्रति अपन क्या प्रोएक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं कि ये एग्जिस्ट ही ना करे, है ना। तो उसके लिए तो मेरे को ये सबसे ज़्यादा लगता है कि आम जन के प्रति एक अवेयरनेस जनरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि नेता हो गए, हम हमारा ये एक बहुत कॉमन एक बिहेवियर रहता है कि कोई भी अगर समस्या है, कोई भी चीज़ है, तो हम हमारे नेता हो गए या अधिकारी हो गए, उनको मतलब अधिकारी तक पहुंचने से पहले ग्रामीण लोग नेता के पास पहुंचते हैं। तो ग्रामीण हो गए या फिर जो लोग हैं उन्हीं में से तो चुन के हम लोग आते हैं। बिल्कुल अधिकारी का सिलेक्शन भी तो जो लोग वैसा हैं ही है। वहीं से, नेता भी है वो भी हम लोगों में से ही चुन के जी आते जी हैं। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ जो लोग हैं उनको भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबली इंश्योर करना चाहिए कि जो नेता है, जो अधिकारी है, दे आर अकाउंटेबल, दे आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स देम। तो जब हमको भी ये लगेगा कि नहीं, लोग अवेयर हैं, लोग जागरूक है, तो नेचुरली, है ना, डेवलप कंट्रीज और हम भी ऑलमोस्ट अब उसके आगे बढ़ते जा रहे हैं, डेवलपमेंट की तरफ, डेवलप कंट्रीज़ की तरफ हम भी आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, एक सेंस ऑफ सिटीजनशिप बहुत ज़्यादा है। तो वही मुझे लगता है कि ये किताब लिखने का वही मेरा औचित्य है कि लोगों तक बात पहुँचाई जा सके, लोगों तक अवेयरनेस जनरेशन किया जा सके कि भाई, क्योंकि हमारा जो स्टेट है 44% से ज़्यादा पूरे वनों से घिरा हुआ है ना। हमारा वन, हमारा जो जनजाति है, ये हमारी धरोहर है, हमारा हेरिटेज है, हमारा कल्चर भी है ना। तो जब यही लोग अपन जागरूक रहेंगे, पूरे जानेंगे कि नहीं भाई, हमको कैसे भी करके ये सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, नेताओं को हो गया या फिर अधिकारियों को हो गया, उनको अकाउंटेबल रखना है, तो बिल्कुल ये देश आगे बढ़ेगा, स्टेट भी आगे बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा। नेगेटिव तो चीज़ें रहती हैं, बट हमारा काम है पॉजिटिव करते रहना। देखिए, मैं जो वीडियो देख रहे हैं उनको बोलूँगा कि ये मर्डर बाय ट्री किताब जो है एक बार ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही खूबसूरत सलीके से ये बताया गया है कि एक अधिकारी और एक नेता प्रदेश में कैसे करप्शन करते हैं, वनों के नाम पर
कैसे लूट मचाई जाती है वो भी इसे बहुत सलीके से दिखाया गया है। उसके बाद ये भी समझाया गया है इस किताब में कि उसका परिणाम क्या होता है, निजी तौर पर उसका क्या परिणाम होता है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। इस किताब को पढ़नी चाहिए हर युवाओं। सर, उसमें विधायक का भी जिक्र किया गया है। एक विधायक जो लगातार अधिकारियों के ऊपर, प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाता है। आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि आपको क्या लगता है कि वन विभाग या किसी भी विभाग में नेताओं के का दबाव जो होता है प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर कितना होता है और उससे कितना फ़र्क पड़ता है चीज़ों में, विकास के कार्यों में? देखिए, मैं ये समझता हूँ जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है, मतलब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, उनका दबाव बिल्कुल अधिकारियों पे होना चाहिए, क्योंकि जो नेता है वो आज हैं, कल नहीं रहेंगे, है ना। वो चुनाव होते रहता है, बिल्कुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। और कोई भी नेता, किसी भी क्षेत्र का नेता रहेगा, उसको सबसे पहले प्राइम कंसिडरेशन यही रहता है कि भाई जनता की सेवा, जनता की भलाई। जब तक वहाँ का वो डेवलपमेंट कार्य नहीं करेंगे तब तक उनको अगले इलेक्शन में कैसे जवाब देंगे। और एग्जीक्यूटिव मशीनरी कौन है? अधिकारी हैं। तो दबाव तो होना चाहिए, मतलब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल इंश्योर करनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल। लेकिन इस किताब में जिस बात का जिक्र है उसके लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बार बार अधिकारी को, इस किताब में जो लिखा गया है कि भाई पेमेंट का जिक्र किया जा रहा है कि जो समय में तुम पैसा नहीं भेजवा रहे हो, तो उसके लिए आपका क्या कहना है, क्या राय है उस पर आपका? नहीं, वो क्योंकि लिटरेरी सेंस में एक उसको हमने एक्सपैंड किया है उस विचारधारा को, तो मैंने जैसा कहा कि नेगेटिव चीज़ रहती है, वो पॉजिटिव भी है। तो एक वो नेगेटिव एस्पेक्ट है जिसको उजागर किया है ना, तो वही एक उसका वो है, अंश है। ठीक है। सर, ये तो मर्डर बाय ट्री की बात हुई, जो किताब मैंने पढ़ा है। सर, युवाओं को ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए? युवाओं को ये किताब क्या संदेश देने वाली है, बता दीजिए सर। सबसे इम्पोर्टेंट संदेश यही है, कंजर्वेशन, है ना। आपको कैसे जंगल, वाइल्ड लाइफ, इसके लिए आपको सजग रह के कैसे इनके लिए पॉजिटिव काम करना है, यही इसका मेन संदेश है। और जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि हमारा जो स्टेट है ना, वो जोग्राफिकली वी आर ब्लेस्ड टू हैव सच ए रिच फॉरेस्ट, है ना। तो ये जनजाति ट्राइबल्स के लिए तो एक कल्चर ही है फॉरेस्ट। तो हम सबको मिलकर इसको बचाना, इसको संरक्षित करना, यही हमारी जिम्मेदारी है। इसी का प्राइम मोटो है, इसका प्राइम स्टोरी का जो मॉरल है वो भी यही है। सर, अब दूसरी किताब पे हम आ जाते हैं, एक जंगल मिस्ट्रीज आपने जो लिखी है। ये किताब लगभग कितने साल पहले आपने लिखी है सर? 3 साल के ऊपर हो गया होगा। 3 साल से ऊपर हो गया, मतलब आपकी पहली किताब कोई है तो जंगल मिस्ट्रीज है। सर, इस किताब में क्या कुछ है सर, आप बता दीजिए, मैं पढ़ा नहीं हूँ तो मैं। जंगल मिस्ट्रीज जो है, ये जैसे आप अगर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट है ना, जो अपना नॉर्थ छत्तीसगढ़ की तरफ, धर्मजयगढ़, सरगुजा की तरफ, ये हाथी का जैसे प्रभाव है प्रभाव बहुत। रहता है, तो कैसे उसको, वो समस्याओं को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैसे डील करता है, आम जन को क्या समस्याएं उससे क्या उसमें पीड़ा होती है, उसी के ऊपर पूरा बेस्ड है। वो पूरी किताब बेस्ड है। मतलब जैसे हम बातचीत करते हैं कि खबरें अधिकांश आती है सरगुजा संभाग में हाथियों की मौत की, हाथियों से इंसानों की मौत की, हाथी मानव द्वंद्व कह सकते हैं जिसे, तो उसी पर ही, उसी पे कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है। बट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको, जैसे योगेश साहब ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो अगर वन विभाग की अगर आप ग्राउंड रिपोर्टिंग देखना चाहें तो ये जंगल मिस्ट्रीज देखें। एक प्रकार से वन अमला कैसे काम करता है, कैसे चीज़ों को मैनेज करता है, क्या क्या समस्याओं से जूझता है ना। क्या ग्रामीणों को क्या पीड़ा होती है कि मतलब समय से अगर उनको कोई राहत ना पहुंच पाए या उनको मदद ना पहुंच पाए तो क्या समस्याएं उससे उत्पन्न होती है, ये सब चीज़ इसमें उजागर है। सर, इसमें ना मैं एक अपनी कहानी खुद की बताना चाहूँगा। अभी मैं हाल फिलहाल में मैं रायगढ़ गया था। रायगढ़ की एक खबर लगातार न्यूज़ में चल रही थी कि एक धान मंडी में जो हाथियों का दल है वो धान खाने आता है, और ये डेली का डेली शाम का रूटीन था कि 8 बजे से 11 बजे के बीच में वो हाथी आते हैं और धान करके खा के चले जाते हैं। धान मंडी के जो संचालक है, गांव वाले बहुत परेशान थे इससे, और इसकी खबर लगातार चल रही थी, लगभग 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक चली है। मैं जब रायगढ़ गया तो मैं खुद देखने गया उसको अपने आंखों से कि हाथी कैसे आते हैं और उनका कैसे वन विभाग के जो लोग हैं कैसे इंतजार करते हैं और उसको कैसे वहाँ से
हटाया जाता है। मैंने उनकी मेहनत देखी है। मतलब हाँ, जो जंगली हाथी होता है उनसे तो डर हर किसी को डरना चाहिए, बहुत खतरनाक भी होते हैं वो। मैं जब अंदर गया तो मुझे पता नहीं था, अंधेला था, लाइट कुछ भी नहीं, और मेरे बाजू में हाथी खड़ा था बड़ा सा। मैं इतनी तेजी से भागा वहाँ से, जिसकी मैं क्या ही बताऊँ किसी को। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा भाई आप उधर ना जाइए। नहीं, आमतौर पे जैसे वाइल्ड लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, इसमें कोई शक नहीं है, बट कोई भी जानवर है ना, मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, मेरे को 7 साल के आसपास हो गए, अनूमन वो अटैक नहीं करते अपने से नहीं करते, अनलेस अदरवाइज दे फील थ्रेटेंड। जैसे मेरी इस किताब में आपने क्योंकि ये धान और इसका जिक्र किया है, तो कोडार की तरफ मैंने एक किताब लिखी है जहाँ एक छाछन माता मंदिर के उस पे वहाँ भालू आके वो खाते हैं, हाँ हाँ हाँ। अनाज और वो खाते हैं, उस पे इंस्पायर्ड होके मैंने एक स्टोरी इसमें लिखी है कि ओके। कैसे मतलब क्या होता है क्या नहीं होता करके, उसके एक बेसिस है स्टोरी का। मतलब बातचीत करने में तो बहुत मज़ा आ रहा है सर। जंगल मिस्ट्री ये इस किताब है, उस मतलब अभी जो कहानी आपने बताया उसके अलावा और ऐसी कौन सी कहानी है जो सबसे पसंदीदा कहानी में से एक है इस किताब की आपकी? मेरी जो पसंदीदा है वो है पैंथर्स लेयर, एक किताब है, मतलब स्टोरी है उस हाँ। किताब में, वो मेरी फेवरेट है। उसमें बेसिकली एक लेपर्ड होता है, तो वो एक गांव में अपना आतंक क्रिएट करता है, जो अपना फाउल है, पोल्ट्री है, उसको उठाता है। अनुमान एक छोटा बच्चा रहता है, उसके ऊपर थोड़ा सा अटैक करने की कोशिश करता है। बाद में जब उसको अनफॉर्चुनेटली मैन ईटर की तरह घोषित करने के लिए सरकार कर देती है, फिर पूरा अमला उसको हटाने में लग जाता है, मतलब टर्मिनेट करने में लग जाता है। फिर बाद में एंड में ये पता चलता है कि वो एक मादा लेपर्ड रहती है, जो कि अपने शावक रहते हैं उनको खाना देने के लिए बस अपना वो कोशिश में लगी रहती है। और वो भी इसलिए होता है क्योंकि जो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है फॉरेस्ट, वो डिग्रेड हो जाता है, क्योंकि जैसे बस्तियाँ बढ़ती हैं, है ना, जैसे एग्रीकल्चर बढ़ता है, तो कहाँ जाता है वो, फॉरेस्ट को ही श्रिंक करता है। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन जिसे हम कहते हैं, वो इसी के कारण होता है। तो जो जंगली जानवर है उनका तो जो पोषक तत्व है, जो प्रे बेस है, वो तो कम हो गया, तो कहाँ जाएंगे वो? ऐसी फ्रिंज विलेजेस, फ्रिंज जो एरियाज़ हैं वहीं आते हैं। तो ये मतलब एक हर एक चीज़ में अगर आप किताबों में देखेंगे तो इमोशन है, चाहे वो एनिमल्स का हो, चाहे वो ह्यूमंस का हो, चाहे वो पेड़ों का हो। इसलिए अगर आप वो मर्डर बाय ट्री का जो जंगल देखेंगे, वो भी एक लिविंग है ना, एक मतलब समझ लीजिए कॉन्शियस ओरिएंटेड एक वो जंगल दिखाया गया है उसको। बहुत खूबसूरत तरीके से मर्डर बाय ट्रीज में बताया गया। सर अब ये बता दीजिए आपने दोनों किताबें लिखी हैं, छत्तीसगढ़ के जंगल को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। अभी आज के युवाओं को आपका क्या संदेश रहेगा सर? क्योंकि जब मतलब हम कभी न्यूज़ सुनते हैं छत्तीसगढ़ के बाहर का, चाहे वो अभी अमरावती का चल रहा था, तो ऐसी जब हम खबरें सुनते हैं तो लगातार ये खबरें फ्लो होती है बहुत तेज़ी से। लेकिन हम जब छत्तीसगढ़ की बात आती है तो छत्तीसगढ़ में युवा हमें लगता है कि कई बार जागरूक नहीं है, या युवा अपनी आवाज़ उस प्रकार से बुलंद नहीं कर पाते, उस प्रकार से जिम्मेदारों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो उन युवाओं को क्या संदेश रहना चाहिए सर? आपका क्या संदेश रहेगा उन युवाओं को? मेरा मतलब संदेश यही रहेगा कि आप बिल्कुल मतलब जो प्रशासनिक तंत्र में आप उसका हिस्सा हैं, डेमोक्रेसी का आप हिस्सा हैं, आपको अपने राइट्स को बिल्कुल एनफोर्स करना चाहिए, आपको अपनी हक के लिए अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। ये मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट संदेश है कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी करनी, आप खाली ये मत बोलिए कि ये ऐसा है या ये ख़राब है, ये वो ख़राब है। अगर आपको कोई चीज़ लगती है ख़राब है, आप सुधारने की भी कोशिश कीजिए ना उसको, आप आवाज़ उठाइए, या फिर आप एक सिस्टम का हिस्सा बनिए, सिस्टम का हिस्सा बन के आप सुधार करने की कोशिश कीजिए। आप भी अगर फॉरेस्ट में आएंगे, आप भी अगर प्रशासन में आएंगे, तो आप अगर कोई है, कई सारे नए अधिकारी हैं जो कि पॉजिटिव कई मतलब प्रोएक्टिव स्टेप्स लेके अपने जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करें। तो मेरा वही संदेश है कि सब लोग मतलब अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं, खुल के उठाएं और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करें गवर्नमेंट। तो देखिए हमने अनिमेष गोवर्धन जी से लंबी चौड़ी बातचीत की है, दोनों किताबों के बारे में बातचीत की है, और बातचीत कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें, क्योंकि बातचीत जब हम करने का प्लान किए तो काफ़ी लंबा टाइम बाद हमने आज बातचीत हमारा संपन्न हुआ, और चर्चा हो रही थी कि बातचीत करेंगे लेकिन बातचीत हो नहीं पा रही थी।
तो काफ़ी लंबे समय बाद आज अनिमेष जी से बातचीत हुई है, और ये बातचीत कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके मन में कोई सवाल हो कि अनिमेष गोवर्धन जी से हमने पूछना भूल गया है, आपको लगता है कोई सवाल ऐसा है, तो आप कमेंट करके सुझाव दीजिएगा। हम प्रयास करेंगे कि जब अगली बार बातचीत हो तो वो सवाल फिर से कर लिया जाए।